नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग कर्व के बारे में और लर्निंग कर्व को हम हिंदी में अधिगम वक्र भी कहते हैं। हम क्या पढ़ेंगे सारा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग कर्व होता क्या है। फिर हम इसके टाइप्स पर आएंगे। बेसिकली 4 टाइप्स के जो लर्निंग कर्व होते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि लीनियर एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड एस शेप्ड कर्व। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे लर्निंग प्लेट्यू की, कि लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, ये लर्निंग प्लेट्यू क्यों बनता है, और एज अ टीचर क्लासरूम में अगर आप देखते हैं किसी बच्चे का लर्निंग प्लेट्यू बनते हुए, तो आप ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे ताकि आप उस बच्चे के लर्निंग कर्व को ठीक कर सकें। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग कर्व होता क्या है। देखिए, कर्व आपने अक्सर ये मैथ्स में ज़रूर पढ़ा होगा। जब हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, उसमें हम जनरली कर्व वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि लर्निंग एंड एफर्ट्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें ये एक लर्निंग कर्व है। इस लर्निंग कर्व में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है एक तरीके से, और यहाँ पे आपको एक तरफ एफर्ट्स दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ लर्निंग परसेंटेज, कि हर एक एफर्ट के बाद कितना लर्निंग बच्चा कर रहा है। तो ये एक लर्निंग कर्व है। ये कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये क्या होता है इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, कि ये जो कर्व होते हैं, जो इनकी शेप होती है, ये क्या बताती है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस इतना समझिए कि लर्निंग कर्व का मतलब ये है कि एफर्ट्स एंड लर्निंग, आपने जो भी एफर्ट किया उसके बाद कितना आपको उसका रिजल्ट मिला देखने को, आपकी लर्निंग कितनी हुई, इसको मेज़र करने का, इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का एक तरीका है लर्निंग कर्व। और लर्निंग कर्व से हमें, आपको पता है ना, कि जब हम किसी भी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाते हैं तो उसका एनालिसिस करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये भी कुछ इसी तरीके का है कि हम बच्चे के लर्निंग को दिखा रहे हैं कि हर एक एफर्ट में बच्चा कितना सीख पा रहा है, उसको हम लर्निंग कर्व कहेंगे। तो बेसिकली लर्निंग कर्व एक तरीके का क्या है, रिलेशन है बिटवीन लर्निंग एंड एफर्ट्स। आई होप आप समझ पाए होंगे। लर्निंग कर्व की बात सबसे पहले 1885 में हरमन एबिंगहॉस ने की थी। उन्होंने ये जो लर्निंग कर्व है इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन डिटेल में आर्थर बिल्स ने 1934 में बताया था। इसमें उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था जो लर्निंग कर्व्स होते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ टाइप्स भी बताए थे कि लर्निंग कर्व्स के भी टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो एक्सेलरेशन अभी हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें, लर्निंग प्लेट्यूज वगैरह, ये सब कुछ डिटेल में आर्थर बिल्स ने 1934 में एक्सप्लेन किया था। तो अभी हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। आप लर्निंग कर्व क्या होता है आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। हालांकि अभी हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 तरीके का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, और ये 4 तरीके के जो अभी हमने देखे लर्निंग कर्व्स, ये वो हैं। पहला वाला है लीनियर एक्सेलरेशन कर्व। ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों होती है ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वन बाय वन हम चारों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए, एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, जो कि बिल्कुल सीधी लाइन होती है। फिर एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको फ्लैट सा दिखेगा, ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ, और उसके बाद सडनली ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन कर्व, जिसमें शुरुआत में तो आपको ये तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखेगा, उसके बाद एक समय बाद इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके का कर्व है। और एक होता है एस शेप्ड कर्व, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, एस शेप का होता है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये 4 तरीके के लर्निंग कर्व होते हैं, और इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व की। इसको आप देखकर ही समझ जाएंगे, इस कर्व को देखकर समझेंगे कि एक सीधी लाइन है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि कैसे हम डाटा को दिखाते हैं ग्राफ पे, और उसको थोड़ा बहुत आप समझते हो, तो आप देखेंगे कि देखिए, ये जो सीधी लाइन होती है ना, ये तब बनती है जब हर एक एफर्ट्स पर बच्चे द्वारा जो लर्निंग है वो इक्वल रहती है। मतलब एक एफर्ट किया तो मान के चलिए बच्चे ने कोई चीज़ 5% सीखी,
दूसरे एफर्ट में भी बच्चा 5% सीख रहा है, तीसरे एफर्ट में भी 5% सीख रहा है, चौथे एफर्ट में भी 5% सीख रहा है। कहने का मतलब ये है कि हर एक एफर्ट में बच्चे की लर्निंग जो है वो कांस्टेंट है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमेशा एक स्ट्रेट लर्निंग कर्व बनती है इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, लीनियर एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व को कुछ लोग कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न भी कहते हैं और कुछ लोग उसको स्ट्रेट लाइन कर्व भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ये वर्ड इनकी जगह आए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसमें रिलेशन क्या होता है। इसमें आपको कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेशन दिखता है लर्निंग में, कि हर एक एफर्ट में बच्चा जो सीख रहा है वो कांस्टेंट है, वो जो प्रोग्रेस हो रहा है लर्निंग में वो कांस्टेंट है, कि हर एक एफर्ट पे जो सीख रहा है उसमें कांस्टेंट गति से वो सीख रहा है, जो रेट है वो कांस्टेंट है। चलिए, जनरली क्या होता है कि इस तरीके का जो ग्राफ होता है ना वो प्रैक्टिकली हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर। क्योंकि आप भी प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक एफर्ट में जो लर्निंग हो वो एक जैसी हो। तो इसीलिए ये लर्निंग ग्राफ जो है ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व की। पॉजिटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व का मतलब क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं और इसको कुछ लोग कॉनकेव कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये जो शेप है थोड़ी सी कॉनकेव है, इसलिए कुछ लोग इसको कॉनकेव कर्व भी कहते हैं। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना इन शब्दों से। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व क्या दिखाता है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि जो ये कर्व है, जो ये लाइन है, स्टार्टिंग में तो ये फ्लैट सी लग रही है, मतलब बढ़ तो रही है ऊपर की तरफ, लेकिन जो बढ़ने की गति है इसकी वो बहुत ही धीमी है। और एक टाइम के बाद आता है कि एकदम से ऊपर तेज़ी से बढ़ जाती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन लर्निंग में, कि बच्चा स्टार्टिंग में जो एफर्ट्स करता है ना, तो हर एफर्ट्स पे जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसकी वो स्लो होती है। ठीक है, उसके बाद जो एफर्ट वो करेगा, उस मान के चलिए उसने कुछ एफर्ट्स किए, कुछ समय बाद जब वो एफर्ट्स करेगा इसी प्रकार से करता रहेगा, तो उसके बाद जो प्रोग्रेस है ना उसकी लर्निंग की वो अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसा जब भी होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो लर्निंग है वो स्लो रहेगी, जो ग्रोथ है प्रोग्रेस है लर्निंग में वो स्लो रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या अचानक से इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो जब भी ऐसा होता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व की, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व क्या होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसको कुछ लोग डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कॉन्वेक्स कर्व, सॉरी कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व का मतलब क्या है कि ये जो शेप है इसकी कुछ कुछ कॉन्वेक्स जैसी है ना, तो इसलिए कुछ लोग इसको कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। अब ये बनता कैसे है इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें आप देखेंगे तो जो ये लाइन है, जो ये कर्व है, स्टार्टिंग में तो ये तेज़ी से बढ़ रही है ना, हर एक एफर्ट के बाद तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन एक समय आता है जब इसकी जो बढ़ने की गति है वो धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन लर्निंग कर्व का मतलब ही यही है कि स्टार्टिंग में जब लर्निंग तेज़ी से होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमें जो ग्रोथ है लर्निंग की वो स्लो होती हुई दिखाई देती है, कि भाई अब लर्निंग बच्चे की पहले जितनी तेज़ नहीं हो रही है, बहुत ही धीरे धीरे सीख रहा है। और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि शायद उसकी लर्निंग रुक जाए, ज़ीरो हो जाए। तो ये जब ऐसा ग्राफ बनता है, जब ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलता है लर्निंग और एफर्ट्स में, तो कुछ कुछ ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसा यानी कि कॉन्वेक्स कर्व हमें बनता हुआ दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट है इसमें जो हमने 4 टाइप्स पढ़े उसमें एस शेप्ड लर्निंग कर्व। एस शेप्ड लर्निंग कर्व कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा एस की जैसा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है। और कुछ लोग इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, तो जैसा कि अभी हमने देखा, कॉनकेव यानी कि पॉजिटिव लर्निंग और कॉन्वेक्स यानी कि नेगेटिव लर्निंग। इसका मतलब ये है कि एस शेप्ड लर्निंग कर्व में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्सिलरेशन, दोनों टाइप्स की एक्सिलरेशन का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिलरेशन कर्व। आप यहाँ इस पिक्चर को भी ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो देखिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का जो ये पिक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। वहीं अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉम्बिनेशन है किसका, दोनों का, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी, इसीलिए इसको हम एस शेप्ड लर्निंग कर्व कहते हैं।
अब इसका मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में जो सीख रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, तो स्टार्टिंग में उसकी सीखने की गति क्या है, स्लो है, धीमी है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो तेज़ हो जाती है, और तेज़ होती है लेकिन उसके बाद और वो अगर एफर्ट्स करता रहता है तो उसके बाद उसकी सीखने की गति फिर से धीमी हो जाती है, और इस वजह से क्या बनता है, एस शेप्ड लर्निंग कर्व बनता है। एस शेप्ड लर्निंग कर्व बनने के कई कारण होते हैं जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप आई होप समझ पाए होंगे कि एस शेप्ड लर्निंग कर्व क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं हम एस शेप्ड लर्निंग कर्व की। एस शेप्ड लर्निंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एस शेप्ड लर्निंग कर्व क्या होती है तो आप समझ गए, लेकिन एक बार इस कर्व को ना समझने की जरूरत है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहला इनिशियल लेग। इनिशियल लेग इस पॉइंट को कहते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम इनिशियल लेग कहेंगे। अभी इनिशियल लेग क्या होता है, इनिशियल लेग ये होता है कि बच्चा एफर्ट तो कर रहा है लेकिन अभी इसकी लर्निंग ज़ीरो है। ठीक है, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब बच्चा किसी टास्क को करने की सिर्फ अभी तैयारी कर रहा है और अभी एक्शन मोड में नहीं आया कंप्लीट से, अभी वो बस चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, जान रहा है। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ वो इनिशियल लेग में है। यहाँ पे बच्चा एफर्ट जो कर रहा है वो ना, मतलब एफर्ट तो कर रहा है लेकिन वो उसकी लर्निंग अभी भी क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल लेग होती है एस शेप्ड कर्व में। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग गेन। इंक्रीजिंग गेन का मतलब ये है कि अब उसकी लर्निंग धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, और बढ़ेगी यानी कि पॉजिटिव जो हमें एक्सेलरेशन देखा उसी को आप कह सकते हैं एक तरीके से इंक्रीजिंग गेन। फिर आएगा डिक्रीजिंग गेन, यानी कि अब क्या है, इसके बाद यहाँ से लर्निंग हमें कम होती हुई नजर आएगी, घटती हुई नजर आएगी, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो हमने देखा। उसके बाद एक टाइम आएगा प्लेट्यू का। प्लेट्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर लर्निंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे बच्चा एफर्ट तो कर रहा है लेकिन बच्चे की लर्निंग क्या है, ज़ीरो है। बच्चा कुछ सीख ही नहीं पा रहा, या हो सकता है कि बच्चे की हर एफर्ट में बच्चा थोड़ा बहुत सीख रहा हो, ना के बराबर सीख रहा हो। तो एक तरीके से यहाँ पे एक प्लेट्यू, स्ट्रेट फ्लैट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है एंड स्पर्ट। एंड स्पर्ट का मतलब ये है कि लास्ट में क्या होता है, इस कर्व में फिर से हमें रिवाइवल देखने को मिलता है, बच्चा एफर्ट करता है और लर्निंग फिर से उसकी बढ़ने लगती है। इस तरीके से कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। एस शेप लर्निंग में इस तरीके से जो कर्व है वो आगे बढ़ती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं लर्निंग प्लेट्यू की। लर्निंग प्लेट्यू से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं एस शेप्ड जो लर्निंग है वो ऐसी क्यों होती है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा सीख रहा है, स्टार्टिंग में एक पॉइंट के बाद उसकी लर्निंग स्लो हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मान के चलिए कि बच्चा जो टास्क कर रहा है उस टास्क को उसने अच्छे से सीख लिया, मैक्सिमम जो उसकी लर्निंग होती है उस टास्क में वो बच्चे ने कर ली। अब बच्चा एफर्ट करेगा, उसके बाद भी उसकी लर्निंग कुछ खास होगी नहीं, क्योंकि उसमें और ज़्यादा स्कोप है नहीं। एक तरह से बच्चे ने उसमें मास्टरी कर लिया। तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि स्टार्टिंग में तो लर्निंग हुई लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, डिक्रीज हो रहा है और एक के बाद स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्योंकि अब ज़्यादा उसमें स्कोप ही नहीं है सीखने का। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अब बच्चे का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है सब्जेक्ट में। कुछ उसके इन्वायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं कि भाई इतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये एस शेप्ड लर्निंग कर्व बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब लर्निंग प्लेट्यू की। लर्निंग प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। ऐसा क्यों होता है कि बच्चा एफर्ट तो कर रहा है लेकिन लर्निंग उसकी ज़ीरो होती है। देखिए लर्निंग प्लेट्यू क्या होता है, अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। लॉन्ग फ्लैट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच जो होती है लर्निंग कर्व की, उसको हम कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा भी था यहाँ पे, जैसे लर्निंग कर्व में एस शेप्ड की जब हम बात कर रहे थे तो एक टाइम आता है जब लर्निंग जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं। लर्निंग प्लेट्यू का मतलब ये है कि बच्चा कोई प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा है, एफर्ट कर रहा है लेकिन बच्चे की लर्निंग में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि लर्निंग प्लेट्यू बनना एक अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बच्चा एफर्ट कर रहा है। अब बच्चा एफर्ट तो अकेले करता नहीं है, उसके साथ टीचर्स, पेरेंट्स सभी एफर्ट करते हैं और बच्चे में कोई लर्निंग नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर टीचर को कभी भी ऐसा लगता है, किसी बच्चे में दिखता है कि भाई हाँ इसका लर्निंग कर्व जो है बिल्कुल प्लेट्यू हो चुका है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वो कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि लर्निंग प्लेट्यू किन कारणों से बनते हैं। तो अभी हम कॉजेज़ एक बार देखते हैं कि कॉजेज़ क्या है लर्निंग प्लेट्यू के। लर्निंग प्लेट्यू के कुछ मेजर कॉजेज़ हैं, जैसे कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट।
कि बच्चे का अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस चीज़ में। जो बच्चा सीख रहा था, जो काम कर रहा था, स्टार्टिंग में उसको नया दिखा तो उसने जोश दिखाया, लेकिन अब क्या है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा उस चीज़ में। तो ऐसे केस में भी एक लर्निंग प्लेट्यू बनती है। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन, कि अब बच्चा उस चीज़ को मन से ही नहीं करना चाह रहा, उसके मतलब एफर्ट तो वो कर रहा है लेकिन मोटिवेटेड नहीं है। और मोटिवेटेड नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर काम करने की, तो एफर्ट वो करेगा लेकिन उतने अच्छे से उस चीज़ों को नहीं सीखेगा। तो मोटिवेशन की कमी की वजह से भी हमें लर्निंग प्लेट्यू देखने को मिलता है। लैक ऑफ रेडीनेस, कि बच्चा उस चीज़ को करने के लिए रेडी ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपका मन नहीं है और आप पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं 2 घंटे से, आप एफर्ट तो पूरा कर रहे हैं लेकिन आपका मन ही नहीं है, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, आपके दिमाग में 10 तरह की बातें आ रही हैं, आप अभी से सपने देख रहे हैं कि मेरा सीटेट क्लियर हो गया, ये वो। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस काम को आप करना चाह रहे हैं उसके लिए तो आप तैयार बिल्कुल ही नहीं है, रेडी ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी नहीं। आपको लग रहा है कि आपने 2 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था वहाँ पे, आप रेडी नहीं थे। तो रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है, कि लैक ऑफ रेडीनेस की वजह से भी लर्निंग प्लेट्यू बनता है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट लर्निंग टास्क। बच्चा जो काम कर रहा है वो अगर डिफ़िकल्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है कि बच्चे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो पॉजिटिव ना हो और इस वजह से बच्चा डीमोटिवेट हो रहा हो। और जब डीमोटिवेट होगा तो सीधी सी बात है, वो एफर्ट करेगा लेकिन उसकी लर्निंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो इस वजह से भी होता है कई बार, डिफ़िकल्ट लर्निंग टास्क अगर बच्चे को दिया जाता है तो लर्निंग प्लेट्यू बनती है। इसके अलावा नो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, मतलब इन्वायरमेंट ही नहीं है ऐसा कि बच्चा सीख पा रहा है। इन्वायरमेंट कई तरीके से हो सकता है, उसका फैमिली इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता, और इसकी वजह से जो उसकी लर्निंग है वो बिल्कुल प्लेट्यू शेप में बनती है। अब अगर आपको ये सारे फैक्टर्स पता हैं कि इस कारणों की वजह से बच्चे में लर्निंग प्लेट्यू बनता है, तो आई होप आप इसका सॉल्यूशन भी समझते होंगे। अगर बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे में एक सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप जो भी काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, उसकी रिलेवेंस बता सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन बता सकते हैं डेली लाइफ में। बच्चों को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि मोटिवेशन इंटरनल हो, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, एक्सटर्नल बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। लेकिन अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा तो स्टार्टिंग में आप उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी दे सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसमें इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब बच्चा रेडी नहीं है तो बच्चे को रेडी करना है। रेडी करने के लिए आप स्टार्टिंग में कोई काम करवा रहे हैं तो कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, बीच बीच में भी एक्टिविटी करा सकते हैं, ताकि बच्चे का ध्यान उसमें बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट लर्निंग टास्क। अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे कि कोई टास्क डिफ़िकल्ट बच्चों को दिया जा रहा है तो आप कोशिश करिए उसको ईजी करने की। नेक्स्ट इज नो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। बच्चे की इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करिए, पता करिए कि किस कारणों की वजह से बच्चा नहीं फोकस कर पा रहा है, कौन कौन से ऐसे उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं। उसको चेंज करने की कोशिश करिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। तो ये कुछ आप एफर्ट्स करेंगे तो बच्चे का जो लर्निंग प्लेट्यू है वो वापस से बदलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि आप लर्निंग प्लेट्यू के दौरान आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लर्निंग कर्व आज अच्छे से समझ पाए होंगे। लर्निंग कर्व क्या होता है, टाइप्स हमने डिस्कस किए, लर्निंग प्लेट्यू हमने समझा, एस शेप्ड लर्निंग कर्व को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।